कहाँ हो? थोड़ा और आगे आओ। अरे कितना आगे यार, पूरा 1 किलोमीटर पैदल चला दिया। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बस 2 मिनट। तुम हो कहाँ? और यहाँ आसपास तो कोई कॉलोनी भी नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए इसी सड़क पर तो बुलाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? पीछे पलट बेरहम इंसान। कौन हो तुम? गाजीपुर का एक अनजान रास्ता, सुनसान सड़क और रात की खामोशी। और इस खामोशी में किसी ने किसी के सीने पर गोली चलाई। उसकी आवाज़ भी हुई और उस आवाज़ को वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। उस गोली से खून बहा और इतना बहा कि किसी का खून हो गया, पर उस खून को वहाँ देखने वाला कोई नहीं था। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल सोनी और जुर्म के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले की दुनिया, पहले का समाज डिजिटल नहीं था। जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जुर्म की दुनिया भी डिजिटल होती गई। पहले चोर अनपढ़ होते थे, वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। पर आज की दुनिया, आज का ज़माना बदल गया है। आज जुर्म करने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि अगर यूँ कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज जुर्म करने वाले ज़्यादातर लोग वेल क्वालिफाइड हैं। आज की कहानी है एक बेरहम इंसान के बेरहम कत्ल, सजा के बदले मौत की सजा। दरअसल एक आदमी ने एक आदमी को नहीं, बल्कि उसकी मौत ने उसे वहां बुलाया था। ये मौत आई तो थी, लेकिन कुदरत की तरफ से नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत एक जुर्म था। पूरी तरह से ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। किसी के सीने पर गोली मारी गई थी, लेकिन क्यों? उस आदमी ने ऐसा क्या किया था? उसे क्यों मारा गया? गोली मारने वाला सीना तो किसी का था, लेकिन गोली चलाने वाले हाथ किसके थे? आइए तफ्तीश करते हैं इस अध्याय की ओर। सीने पे गोली मारी और हाँ सर, पास से मारा गया। सीने पे बड़ा सुराग भी हो गया, देखिए। नहीं सर, कुछ नहीं मिला। सर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। या तो ये लेकर नहीं निकला या किलर ले गया। ब्लाइंड मर्डर केस है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फोरेंसिक्स वालों को बुलाकर अच्छे से जांच कराओ यहाँ की। जी सर। हवलदार, आसपास में देखो कुछ है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक लैब को कांटेक्ट करो। आसपास के लोग कहते हैं कि वो बाहर का है, गाजीपुर का नहीं। अगर गाजीपुर का नहीं है तो करने क्या आया था? शायद आया ना हो, बुलाया गया हो। लेकिन सिम कार्ड ले जाने का क्या मतलब? कोई ये नहीं चाहता कि पुलिस के हाथ वो सिम लगे। आखिर क्या है उस सिम में? सर, सिम के जरिए सारे कनेक्शन निकल जाते हैं, लेकिन कातिल ने एक गलती कर दी। शायद उसे पता नहीं होगा कि फोन से
सारे नंबर रिकवर किए जा सकते हैं। सारी डिटेल्स बहुत जल्दी मिल जाएगी सर आपको। मोबाइल की जो कॉल रजिस्टर में नंबर है उसका क्या है? सर अभी हमने फोन नहीं किया है। एक नंबर है, एक्चुअली जो फोन में सेव होता है वही हमें दिखाता है। कोई सविता करके नाम है। तो फिर कॉल करो उसे और पता करो कि कौन है। जी सर। हेलो। हेलो, ये आपका नंबर है? जी, आप कौन? मैं गाजीपुर से इंस्पेक्टर विजय त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हमें एक लाश मिली है। लाश? कल रात 8 बजे आपकी इसके साथ बात हुई थी। क्या आप बता सकती है कल रात 8 बजे आपकी किसके साथ बात हुई थी? जी, मेरे पति अजय से बात हुई थी मेरी। आपके पति कल रात गाजीपुर आए थे? हम मैरिट में रहते हैं। मेरे पति का बिजनेस भी मैरिट में है। मेरे पति गाजीपुर क्यों जाएंगे? ओके, एक काम कीजिए, आप अपने पति की फोटो भेजिए इसी वक्त। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें शक है कि हमें जो लाश मिली है शायद वो आपके पति अजय की है। यह नंबर आपके पति के मोबाइल में था और मोबाइल लाश के पास। कंफर्मेशन के लिए एक फोटो भेजिए इसी वक्त। हमारा शक सही था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति अजय की हत्या हो गई। नाश्ता लगा दिया है। कुछ कह रहे हैं हम? सुन रहे हैं, बहरे नहीं है। तो जवाब काहे नहीं दे रहे? ठीक है, गुस्सा हो, पर बिना बात कहिए काम तो नहीं चलेगा ना? पता नहीं। अरे नाश्ता। तुम्हें ढूंढ लो, मुझे नहीं करना। अरे सर, मरने वाले का नाम अजय था और ये नंबर उसकी पत्नी सविता का था। इन लोग मेरठ में रहते हैं। एक काम करो, शिनाख्त के लिए बुलाओ उनको। जी सर। हाँ तो सविता जी बताइए, वो गाजीपुर क्यों आए थे? मुझे नहीं पता है। उनका रियल एस्टेट का बिजनेस ज़रूर था। अक्सर बिना बताए वो घर से 2 दिन के लिए बाहर चले जाते थे और फ़ोन पर ही अक्सर बात होती थी कि मैं ज़्यादातर बाहर ही हूँ। परसों रात को भी यही बात हुई थी कि मैं बाहर हूँ। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे सिवाय वो सबसे प्यार से बात करते थे। मेरे सिवा मतलब? वो काम में इतना बिजी रहते थे, उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं होता था। कभी कभी हम दोनों में तू मैं भी हो जाती थी। कभी उनसे मैं झगड़ा करती थी, कभी वो मुझसे, और काफी दिनों ये सब चलता ही रहता था। आपको किसी पे शक है? नहीं, किसी पर शक नहीं।
भले ही वो हमसे रूठ कर झगड़ा करते थे, अब कैसे हम उन्हें मनाएंगे और किससे झगड़ेंगे? और हमारा जुआ किसी ने क्यों उजाड़ दिया? देखिए सविता जी, हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा याद करके देखिए, इन दिनों आपको कुछ अजीब लगा? मेरा मतलब है किसी ने धमकी दी हो आपके पति को और उस बात को लेकर आपके पति के मर्डर के साथ सीधा कनेक्शन हो? काम की बातों को वो घर नहीं लाते थे। इन दिनों थोड़ा बिजनेस मंदा चल रहा था, छोटे बड़े क्लाइंट से हमेशा मीटिंग किया करते थे। हाँ, थोड़ा परेशान ज़रूर थे, इसीलिए हमारे बीच में बहस हमेशा होती थी। एक मैं ही थी जो उन्हें नहीं समझ पाई। सर, अजय का मोबाइल क्रैक कर लिया है हमने और एक नंबर डाउटफुल है। आखिरी बार उसी नंबर से बात हुई थी अजय की। अच्छा, ट्रैक करो और देखो किसका है, हो सकता है फर्जी हो। पॉसिबल है सर, देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। गोली चलाई गई है 9 mm की पिस्टल से, और ऐसी पिस्टल यूपी बिहार में बड़े आसानी से मिल जाती हैं। आखिर रंजिश क्या हो सकती है, पता करो। हाँ सर, हो सकता है कि प्रॉपर्टी दिखाने के नाम पर अजय के साथ कातिल ने कोई डील की हो और अजय का काम धंधा मंदा चल रहा होगा, तो उसकी लालच में अजय मेरठ से गाजीपुर के लिए चल पड़ा होगा। और हाँ, इसी तरह वो हत्यारे के जाल में फंस गया होगा। आखिर उसे हत्यारे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पता करो। सर, ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई पंगा हो। ये रियल एस्टेट वालों के बहुत पंगे होते हैं सर, एक ही जमीन को 3-3 लोगों को बेच देते। इस लाइन में बहुत फ्रॉड होते हैं सर। यानी कोई पुराना कस्टमर नया क्लाइंट बनकर उसको गाजीपुर बुलाता है और फिर उसका कत्ल कर देता है। जी सर, मुझे भी यही लगता है। जाओ देखो और पता करो ये नए नंबर की क्या कहानी है। जी सर। कातिल ने मोबाइल के सिम क्यों निकाले थे? पुलिस इस गुत्थी में उलझी हुई थी, वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। सबूतों के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ एक मोबाइल नंबर था, और ये वो मोबाइल नंबर था जिस नंबर से अजय की 2 दिन पहले बात हुई थी। अजय की इस नंबर पे तब बात हुई थी जब वो गाजीपुर नहीं था। पुलिस को अब लगने लग गया था कि अजय को गाजीपुर बुलाया था, लेकिन क्यों? दूसरी तरफ एक पत्नी थी जिसे अजय के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। वो कब जाता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि अजय गाजीपुर जाता है, इसका भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि अजय को गाजीपुर बुलाया था, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ उसे मारने के लिए? कामकाज और भागदौड़ भरी इस जिंदगी में रिश्तों में बहुत दूरियां पैदा करती हैं। पति पत्नी आज एक दूसरे से सारी बातें नहीं बताते, वो एक दूसरे से बहुत सी बातें छुपा लेते हैं, और हमेशा की आदत होने के कारण ये उनकी आदत बन जाती है। ये आम बात है, लेकिन फिर भी ये आदत टेक्निकली भी और लॉजिकली भी गले से नहीं उतरती, क्योंकि ऐसा हर घर में हो ये ज़रूरी तो नहीं। पुलिस इस बात से बड़ी हैरान थी कि अजय की पत्नी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो कब जाता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। आखिर इस गति का मास्टरमाइंड था कौन? वो पेशे से या कोई सीरियल किलर था? अपने पेशे से प्रॉपर्टी का काम करने वाला अजय गाजीपुर किस लिए आया था? पुलिस हर तरीके से कोशिश कर रही थी, पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। उलझनों के अंधे रास्ते में पुलिस धंसती चली जा रही थी, पर पुलिस के पास अब तक कोई सुराग नहीं था। तेरा ही नाम अमित है? नहीं साहब, राज मेरा नाम है। तेरा नंबर बोल। क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हुई क्या? गलती नहीं, खून हुआ है। खून? नहीं साहब, हम गरीब गुरबा आदमी हैं, मजदूरी करके अपना पेट चलाते हैं, हम कैसे खून कर सकते? नहीं किए साहब। तेरा नंबर बोल। 4395। कोई और नंबर है? नहीं साहब, एक ही नंबर है। किसी के लिए सिम खरीदा या अपना पैन और आधार किसी को दिया? नहीं साहब। ठीक है, जा।
सर हमें जो नंबर मिला है वो फर्जी है। आजकल किसी के भी डॉक्यूमेंट्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। नंबर फर्जी मतलब नाम भी फर्जी। लगता है पूरी प्लानिंग के साथ काम किया गया। सर लग तो यही रहा है। लगता है अजय को मारने के लिए काफी दिनों से प्लानिंग चल रही होगी। जी सर। प्लानिंग चाहे जितनी और जितनी परफेक्ट कर लेगा तो क्राइम कभी परफेक्ट नहीं होता। लोग होते हैं हमारे सामने मगर दिखाई नहीं देते, और जिस दिन दिखेंगे बिल्कुल साफ साफ दिखेंगे। इतना आसान नहीं होता किसी को मारकर बचकर निकल जाना। सर क्यों ना इस फर्जी नंबर की डिटेल्स निकाली जाए। ये नंबर किस किस के टच में था तुरंत पता चल जाएगा। मुश्किल है क्योंकि ये सिम सिर्फ अजय के लिए लिया गया होगा। सर ट्राई करने में क्या जाता है। बिल्कुल, किस्मत आजमाने में क्या जाता है। सर आज ही करता हूं। ओके। बात नहीं करते। अरे क्या बात करूं, दिमाग काम में लगा रहता है और तुम्हारी सुई एक ही बात पे अटकी रहती है कि बात नहीं करते। बोलो क्या बात करो। कहाँ की बात कहाँ से ले जा रहे हो? काहे इतना गुस्सा कर रहे हो? इरिटेट कर रही हो तुम। बीवी हूँ तुम्हारी, जब से शादी की तब से काम काम काम, और कोई ध्यान है क्या तुम्हें? अच्छा तो बताओ और क्या करें? घर पर बैठ जाएं, तुमसे बतियाएं, मीठी मीठी बातें करें। बीवी हो हमारी, गर्लफ्रेंड नहीं। कहा है किसी को बनाए हो का? शक कर रही हो? नहीं, तुम बात ही ऐसा करते हो। ना घर में कोई बच्चा ना कोई और, अकेले रहते घर में, खाना बनाओ कपड़ा धो, बस पूरा दिन टीवी देखते रहो। क्या यही है पत्नी का काम? अच्छा तो बताओ और क्या काम है, बताओ। हम भी तो जाने बीवी का और क्या काम है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पति काम वाम छोड़ के बड़े मजे से जी रहा है। काहे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे तुम पर अत्याचार हो रहा हो? अरे काहे की बात कहाँ ले जा रहे हो? हम जा रहे हैं मीटिंग में, हमारा दिमाग मत खराब करो। अगर हमसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो खुद मर जाओ या हमें मार दो। ठीक है। सर तीर सही जगह पे लगा है। अब जाकर कहीं हमारे हाथ कोई सही सुराग लगा है। वेरी गुड। सुराग क्या है? सर सबसे पहले तो उस इंसान को सैल्यूट करने का मन करता है जिसने ये फोन बनाया। काफी काम आसान कर देता है हमारा ये मोबाइल जैसी चीज। फाइनली हमें अजय के नंबर से और एक नंबर मिला है। अमित नाम है, फर्जी नंबर है। जब डिटेल्स निकाली उस नंबर से अजय को 2 बार कांटेक्ट किया गया है, मर्डर के 2 दिन पहले और मर्डर वाली रात। इसमें नया क्या है? सर नया है वो दूसरा नंबर। पहला पति का है और दूसरा उसकी पत्नी। क्या सविता का नंबर? जी सर। अजीब बात है, व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कांटेक्ट किया गया सर। अजय के मर्डर के पहले या बाद में एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, लेकिन अमित वाली फर्जी आईडी से ही ये सारी चैट हुई है। बड़ी सती सावित्री बन रही थी मगर नागिन निकली। उठाते हैं श्रीमती को, अब आगे की कहानी देखते हैं क्या सुनाती है। जी सर। मैडम अब बैग पैक करने की जरूरत नहीं, हम पिनाएंगे आपको कैदियों वाले कपड़े। इंस्पेक्टर पवन, गाजीपुर पुलिस स्टेशन। ये क्या बकवास है? मैडम बकवास तो आप सुना रही है। आपने अब तक जो कुछ भी कहा हमसे वो बकवास था। आपने अपने पति के लिए जितने भी आंसू बहाए वो बकवास थे। आपको कुछ पता नहीं है, ये बकवास है। आपने अब तक हमसे जो बातें बोली वो सब बकवास थी। चलिए अब बकवास नहीं, अब आपके मुंह से सत्य कथा सुनने का वक्त आ गया। लोकल थाने से परमिशन मिल चुकी है और
और मेरठ से गाजीपुर ज़्यादा दूर नहीं, और ये यहाँ के लोकल हवलदार। देखिए, अब भोला बनने का कोई फ़ायदा नहीं। जिससे आप व्हाट्सअप खेल रही थी ना, उसकी डिटेल हमको मिल चुकी है। चलिए हमारे साथ। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हम नहीं चाहते थे कि अजय का खून हो। लेकिन खून तो हो चुका है, और आपके पति के खून के इल्जाम में हम आपको अरेस्ट करते हैं। चलिए चलिए प्लीज। तीन सवाल। अमित कौन है और कहां मिलेगा, और तुमने अपने पति अजय की हत्या क्यों करवाई? इंस्पेक्टर साहब, मैंने मेरे पति की कोई हत्या नहीं करवाई है। ना ही मेरी इसमें कोई मर्जी थी, और ना ही मैंने ऐसा चाहे कभी। बिना तुम्हारे चाहे, बिना तुम्हारी मर्जी के किसी ने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, लव ट्रायंगल में ये सब होता है, ये कोई नई बात नहीं है। भलाई इसी में है कि सब कुछ सही बता दीजिए। क्या बताऊं कि क्या ये अमित कौन है? ना ही मैं उसे कभी मिली हूं, ना ही मैं जानती हूं उसे। सिर्फ मैंने उससे चैट की है। क्या करता है, कौन है, कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। मैं उस आदमी से कभी नहीं मिली हूँ सर, और ना ही मैंने कभी उसे देखा है। कुछ कह रहे हैं हम? सुन रहे हैं, बहरे नहीं है। तो जवाब काहे नहीं दे रहे हो? ठीक है, गुस्सा हो, पर बिना बात का ये काम तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, तो बताओ और क्या करें? घर पर बैठ जाएं, तुमसे बतियाएं, मीठी मीठी बातें करें। बीवी हो हमारी, गर्लफ्रेंड नहीं। कहा है किसी को बनाए हो का? शक कर रही हो? नहीं, तुम बात ही ऐसा करते हो। ना घर में कोई बच्चा, ना कोई और, अकेले रहते घर में, खाना बनाओ, कपड़ा धो, बस पूरा दिन टीवी देखते रहो। क्या यही है पत्नी का काम? मेरा पति झगड़ा करता, शादी के 7 साल के बाद भी औलाद नहीं थी हमारी, इस मुद्दे पर भी वो बात नहीं करता। हम घर में अकेले बोर हो जाते, घर घर नहीं जेल लगता। सासों में घुटनसी होती थी, उसे कहो तो बस बहस कर लेता, कभी कभी हाथ भी उठाता। हम दुखी हो चुके थे, तन्हा अकेले हो गए थे हम। इसलिए हमने अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया। और जिस दिन अकाउंट बनाया था, उसी दिन अमित नाम के एक आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। हमने अपनी एक तस्वीर अपनी प्रोफाइल पर लगाया था। अमित को वो बहुत पसंद आई थी। हम बस चैट करने लगे, हमारा मन बहलाने लगे। घंटों बातें करते हमने एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लिया। उसकी डीपी पर उसकी फ़ोटो भी नहीं थी, और जब उसे हम वीडियो कॉल के लिए कहते तो वो मना कर देता। मैसेज क्यों, वीडियो कॉल क्यों नहीं करते? चेहरे में क्या रखा है? दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के टेक्स्ट और आवाज़ काफ़ी। हम भी तो देखे अमित दिखता कैसे है। अमित दिखते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अमित सोचता क्या है और अपने सविता के लिए क्या कर सकता है। कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। हमारा पति हमें खुश नहीं रखता, तो हम गैरों से क्या उम्मीद करें? क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? मैंने उसे अपना सारा दुख बता दिया था। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरी ज्वेलरी बेच दी, और मुझे उसका पूछने का भी कोई हक नहीं। क्या हुआ उसका? इसमें तेरा मेरा खास है। ज्वेलरी मैंने खरीदी थी, बेच दी बिजनेस के लिए। वो मेरे दहेज के जेवर थे। अच्छा, सो व्हाट? तुम्हारी हर चीज मेरी भी है। हाँ, तुम्हारी भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो और मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ ना कहूँ। अरे मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है तुमसे बहस करने का या झगड़ा करने का। तुम्हें ये याद रहता है कि हाथ मैंने उठाया, लेकिन ये याद नहीं रहता है कि गुस्सा किसने दिलाया।
क्यों गुस्सा दिलाती हो यार? तुम चाहते हो कि मैं गूंगी बनी रहूं और तुमसे कुछ ना कहूं। अरे इंसान है हम, दिल है हमारा, दर्द होता है, पेन होता है दिल के अंदर, पत्थर के नहीं है हम। यार ये पति है या दानव? मानव से बड़ा कोई दानव होता है भला? सारे मानव सारे पति ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, औरतों की इज्जत करने वाले। जैसे कि तुम। सुनो ना, एक वीडियो कॉल करो ना, हमको तुमसे को देखना है। जिससे हम इतना बतिया रहे, उसके नाक, हाथ, कान कैसे दिखते हैं। नाक पोपट जैसा है, आंख भालू जैसा और कान बंदर जैसा। ऐसे ही हंसो तुम, भगवान से यही दुआ करो। एक बात कहें, हम तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। ऐसा ही फील इधर भी है, लेकिन जब तुम अपने पति की बातें बताती हो तो जी करता है उसको जान से मार दे। क्या सच में तुम उसे मार सकते हो? हाँ, तुम कहो तो मार दें। हेलो, क्या मजाक कर रहे हो तुम भी? हम कभी किसी के इमोशन को मजाक में नहीं लेते, हम सच कह रहे हैं, मार देंगे उसको, वो भी जान से। छोड़ो। अच्छा ये बताओ, एक फोटो भेजो ना अपनी। प्रोफाइल पे अपने फूल पत्ते रखे हो, हमको छुप के देख लिया और खुद छुपा रहे हो। क्योंकि हम दोनों की सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार है। पागल है बिल्कुल। तुम्हें नर्क से छुटकारा मिल गया? ऐसा मेरा नसीब कहाँ। नसीब तो अच्छी है तुम्हारी। बताओ, तुम्हारा पति कहाँ है अभी? वो क्या करता है, कहा जाता है, मुझे कुछ पता नहीं होता है। गाजीपुर की एक सड़क पर लवारिस लाश की तरह पड़ा है वो। मजाक मत करो ना प्लीज। अमित मजाक नहीं करता। एक हफ्ते पहले ही तुम्हारे पति की पूरी डिटेल निकाल लिया था। हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हमको जमीन खरीदनी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? गाजीपुर से बोल रहे हैं। तो ज़मीन आपको मेरठ में खरीदनी है या गाजीपुर में? गाजीपुर में ही जमीन है। सुना है आप डील अच्छी कराते हैं। हम डायरेक्ट डील भी कर सकते हैं जमीन के मालिक से, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई मीडिएटर रहे। आपकी ईमानदारी के चर्चे बहुत सुने हमने। पेपर वर्क भी तगड़ा होता है आपका। जी, थैंक यू सो मच। तो बाय द वे, ज़मीन का ऑनर कौन है? सब बता देंगे, बस आप परसों गाजीपुर शाम 7-8 बजे तक आ जाइए। एडवांस दे देंगे आपको, उसके बाद आप काम शुरू कीजिएगा। हेलो, कहाँ हो? थोड़ा और आगे आओ। अरे कितना आगे यार, पूरा 1 किलोमीटर पैदल चला दिया। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बस 2 मिनट। तुम हो कहाँ? और यहाँ आसपास तो कोई कॉलोनी भी नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए इसी सड़क पर तो बुलाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? पीछे पलट बेरहम इंसान। कौन हो तुम? तुम जैसे पतियों के लिए मौत हूं। क्यों मारते हो सबिता को? वो मेरी पत्नी है। तुम कौन हो? पत्नी है तो पत्नी की तरह समझ, इंसान समझ। पैरों की जूती समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो सविता ने भेजा है तुम्हें।
क्या है? मौत खुद सामने चल के आई है, किसी ने भेजा नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? किसी को आज़ादी दिला रहा हूँ। आजकल आज़ादी भी बहुत जरूरी चीज हो चुकी है। और वो गाजीपुर तुम्हारे बुलाने से आया? हाँ, वैसे उसे हमने नहीं, यमराज ने बुलाया था। सीने पे गोली दागे हैं, जगह पे ही ढेर हो गया। अच्छा रखो, हम बाद में बात करते हैं। देखो, ये अमित भी है ना, झूठ बोलता है। हमको मजाक लग रहा था, पर आपने जिस दिन बताया उस दिन हमें विश्वास आया कि हाँ, अमित ने ही हमारे पति को मारा है। क्योंकि हमने अमित को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद आ रहा था, व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप भी नहीं लग रहा था। हमें उसे झाड़ना था। क्यों किया, क्यों मारा मेरे पति को? जैसा भी था मेरा पति था, क्यों मारा उसने? उसे कोई हक नहीं था। देखो सविता, तुम कितनी सच्ची और कितनी झूठी, ये तो तब पता चलेगा जब तुम्हारा अनदेखा आशिक हमारे हाथ लगेगा। वो मिला और ये कहानी सच्ची हुई तो तुम शायद बच जाओगी, वरना मुश्किलों में पड़ जाओगी। और जब तक वो नहीं मिलता तब तक तुम लॉकअप में ही सड़ोगी। पुलिस को कातिल अब भी नहीं मिला था। मिली थी तो आशिक कातिल की चैट पार्टनर, अजय की पत्नी। लेकिन उसके अनुसार तो उसने कभी उसे देखा ही नहीं था। उसके अनुसार उसे ये पता ही नहीं था कि उसका आशिक दिखता कैसा है, उसका असली नाम वो है भी या नहीं, उसे उसकी कोई पहचान नहीं थी, या फिर ये उसका फर्जी नाम था। इस रिश्ते में बहुत कुछ फर्जी था। पति पत्नी के बीच का रिश्ता भी फर्जी था। और अपनी उदासी को दूर करने के लिए उसने जिस आईडी से प्यार किया, दोस्ती करी, वो आईडी भी शायद फर्जी थी। इस रिश्ते में गुस्सा था, उदासी थी, और अपनी उदासी को दूर करने के लिए सोशल साइट पे उसने जिससे दोस्ती करी, प्यार किया, शायद वो आईडी भी फर्जी थी। सविता ने अपने रिश्ते की पूरी कहानी जिसे बताई, वो शख्स फर्जी था। इस कहानी में सब कुछ फर्जी था, सिर्फ एक चीज़ थी जो असली थी, वो था जुर्म, और वो था अजय का कत्ल, सविता के पति का कत्ल। हो सकता है उस फर्जी आईडी, उस फर्जी प्यार की तरह सविता का ये बयान भी फर्जी था, लेकिन पुलिस अब इसी को सच मान रही थी। जीवन में कई दफ़ा इत्तेफाक होते हैं, और कुछ इत्तेफाक ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देते हैं। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, कच्चे धागों की तरह इनमें भी टूट जाने का डर रहता है। ये मजबूत हो सकते हैं, बस शर्त है कि इन रिश्तों में प्यार हो, विश्वास हो, समझ हो, बातचीत हो। एक गलती आपको कब गुनहगार बना देगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि संभला हुआ इंसान अपने रिश्तों को भी संभाल सकता है और जुर्म को अपने आसपास पनपने भी नहीं देता। हम अक्सर सोशल साइट पर लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, अनजान लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। उनसे बात करते करते कब अपनी पर्सनल डिटेल तक उन्हें दे देते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता।
इसको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि वो अजनबी इंसान कौन है, उसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, वो कैसा है, क्या करता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो अजनबी रिश्ता कितनी दूर तक जाएगा और उसका हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हमें इसकी जानकारी ही नहीं तो क्या ज़रूरत है किसी अजनबी को हमें अपनी ज़िंदगी में दखल देने की। किसी भी अजनबी से दोस्ती की एक सीमा तक नज़र आती है, लेकिन जैसे ही वो सीमा टूट जाती है वो रिश्ता भी बिखर जाता है और फिर उन बिखरे हुए रिश्तों को जुर्म से समेटने की कोशिश की जाती है। ये कटु सत्य है कि जुर्म से जीवन कभी नहीं संवरते बल्कि बिखर जाते हैं और हम अपने हर एपिसोड में आपको यही सीख देने की कोशिश करते हैं। हम आपको अपने हर एपिसोड में कहानियों से यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आक्रोशित होकर जुर्म का रास्ता ना अपनाएं, बल्कि बड़ी सरलता से आप अपने और अपने परिवार के बारे में सोचें, अपनों के बारे में फैसला लीजिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। सविता सच्ची है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, पर ये केस जो हमने आपके सामने रखा है उसके लिए पुलिस उतनी ही हैरान है जितने कि आप और हम। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और जुर्म से बचे रहें। जय हिंद, जय भारत।